बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड्स की पढ़ाई फिजिक्स की जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ये वीडियो है पीवाईक्यूज का। लास्ट 10 ईयर्स के जितने मेथड्स के, जितने तरह के क्वेश्चंस आए हैं, मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में सभी तरह के पीवाईक्यूज को इन्वॉल्व कर लिया जाए। आपको जैसा पता है कि जब बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड पेपर बनाता है, एक ही साल में 10-15 सेट बना देता है वो। तो 15 सेट अगर बनाएगा एक साल में, तो 10 सालों में 150 पेपर हो गए। तो सारे क्वेश्चंस ये नहीं हैं, क्योंकि कोई नहीं करा सकता सारे, ना कोई बुक पब्लिश करती है। लेकिन जितनी तरह के बन सकते हैं, जितने मेथड्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कोशिश किया है कि सभी तरह के मेथड्स के क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ जाऊं और आपको फायदा इससे मिले। तो शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिएगा, जिससे आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए कि बोर्ड्स में किस किस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, और उसके लिए आप तैयार रहेंगे तो जरूर आप अच्छे से अच्छा पेपर कर लेंगे। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। जैसा आपके सामने लास्ट 10 इयर्स के ये सभी तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इसमें 2024 के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड मिलेंगे। ये लेटेस्ट वीडियो आपके लिए है, तो शुरू से अंत तक देखिए और पूरा फायदा उठाइए। कई बच्चों का ये कहना होता है कि सर, ये जो आप पढ़ा रहे हैं यहां पर, इसका उनको अगर पीडीएफ मिल जाए तो बड़ा बेनिफिट रहता है। तो कोई समस्या की बात नहीं है। आपके लिए आपको बस करना क्या है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, तो ये देखिए कोर्स बना हुआ दिख रहा, बड़ा बड़ा दिखाया है मैंने, क्लास 12th फिजिक्स फ्री पीडीएफ। यहां मैंने इसका जो वैल्यू है या प्राइस है वो लाखों में कर दिया है, जिससे कोई बच्चा गलती से इसको परचेज ना कर ले। ये फ्री है। इसके अंदर सारे जो पीडीएफ आपको मिलेंगे सब ओपन है। आप क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएंगे, आप उसके बाद उसको पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर यहां से फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। जो जो मैं पढ़ाता जाऊंगा 12th फिजिक्स का सारा पीडीएफ यहां दूंगा, तो बाकी पीडीएफ और भी तरह के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और आगे की बात, आपके अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। कुछ चेंजेस हो रहे हैं या किस दिशा में आपको पढ़ना है, या जो भी आपकी समस्या रही, तो आपको इससे बहुत फायदा हो सकता है। और जिन बच्चों को पढ़ाई में, फिजिक्स में कंफ्यूजन बना हुआ रहता है, उनको समझ में नहीं आता डेरिवेशन कितने आएंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं निकल रहे हैं, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहे हैं, स्कूल के टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका समझ में नहीं आ रहा है, हवा में जा रहा है, तो आप मेरे साथ द्रोणा 2.0 में जुड़ सकते हैं। यहां पर लाइव क्लासेस मैं खुद लूंगा, सरल भाषा में फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा बेटा। साथ में डेरिवेशन निकलने लगेंगे, समझ में आएंगे, निकलेंगे, न्यूमेरिकल निकलेंगे, और फिजिक्स पढ़ने की इच्छा करेगी क्योंकि वो सरल लगेगी मेरे साथ। साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ। मैंने खुद रिकॉर्ड किया एक एक सवाल को, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स का भी, हर एग्जाम्पल का आपको सॉल्यूशन मिलेगा मेरी लैंग्वेज में, सरल भाषा में। और साथ में हर चैप्टर पर आपको वर्कशीट मिलेगी, 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, फुली सॉल्व्ड। तो आप मेरे साथ अगर द्रोणा में जुड़ते हैं तो पूरी तैयारी कर लेंगे फिजिक्स की शानदार प्रदर्शन के लिए। तो जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा 2.0 में जुड़ने के लिए, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पे द्रोणा 2.0 आपको दिखाई पड़ेगा, लेकर मेरे साथ पढ़ाई शुरू कर लीजिए। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं वीडियो को शुरू। तो बच्चों, करते हैं 2024 का क्वेश्चन, और ये 2024 का 1 नंबर का सवाल है बेटा, एमसीक्यू है। आइए देखते हैं, अच्छा सवाल है। लेकिन यहां बोला है इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विथ स्पीड vd in a conductor with potential difference v across its ends. If v is reduced to v by 2, their drift speed will become. यहां पर कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की vd है, और किसी कंडक्टर के अक्रॉस इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है v, a और b के बीच में। उस अवस्था में अगर v को हम चेंज करके v बाई 2 कर दें, तो जो पहले vd थी वो अब vd डैश कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। तो हमको vd और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ये फटाफट कर लेते हैं। आप जानते हैं फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEAVD, इसको आपने याद करके रखा ही होगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। लेकिन इसमें पोटेंशियल तो है नहीं, तो पोटेंशियल हमको ठूसना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, इसको vd के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो गया I अपॉन NEA। अब इस A को रिप्लेस करेंगे। आप जानते हैं
कि R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। यहां से A निकाल लो तो हो जाएगा रो L अपॉन R। यही A यहां पर पुट कर दो आप, तो देखिए डाल देते हैं ना, कोई समस्या नहीं है। INEA की जगह हो गया रो L अपॉन R, तो ये R ऊपर चला जाएगा, IR अपॉन NE रो L। और आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, तो V इज इक्वल टू IR होता है भाई, ओम्स लॉ। तो यहां पर आप लिख सकते हो V अपॉन NE रो L। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आप देखिए, VD इज इक्वल टू V NE रो L। देखिए ना, अब यहां पर क्या हुआ, VD और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई। एक गिवन कंडक्टर के लिए, गिवन स्पेसिमेन के लिए N सेम है, E सेम है, रो सेम है, L सेम है। तो क्या यहां से क्या हम देख पाए कि VD इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहां पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस आधा कर दोगे तो भैया ये भी आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप है। एक को आधा किया तो दूसरा भी आधा हो गया, सिंपल एज दैट। तो यहां पर आप इसका आंसर क्या बोलोगे, दिस इज द आंसर VD अपॉन 2। यहां पर मैं कलर को थोड़ा बदलता हूं और ये ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, ए को टिक करूंगा और यहां ए मेंशन कर दूंगा, जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया था लेकिन नोट करें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2024 का 2 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आइए देखते हैं। लिखा डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ये तो बड़े आराम से आप डिफाइन कर देंगे। देखिए ये फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब ये R बराबर रो कब होगा, जब L बराबर 1 और A बराबर 1 कर दो। यानी एक ऐसा आप कंडक्टर ले लो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है और जिसकी लेंथ भी 1 है। तो आप लिख सकते हो कि एक ऐसा कंडक्टर लिया है जिसमें करंट एक ऐसा कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास हो रही है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिटी है और लेंथ भी यूनिटी है। तो उस समय रेजिस्टिविटी कितनी होगी, उसके रेजिस्टेंस के बराबर। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन आपने याद भी की होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है, हाउ डज द रेजिस्टिविटी यानी रो ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। किस पे, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे बोलते हैं नंबर डेंसिटी। एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये एक फॉर्मूला और आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से निकालते हैं और उसे आप लिखते हैं रो, ये रेजिस्टिविटी है, MNE स्क्वायर इंटू टाउ। ये देखिए रिलेशनशिप हो गया, एन यहां पर इसमें रिलेशन में है और रिलैक्सेशन टाउन भी रिलेशन में है। तो कह रहा था यही फॉर्मूला लिख दो, लिख दिया हमने। ये तो सिंपल फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, इस पे तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, बस सवाल खत्म हो गया। ये डेफिनेशन हो गई रेजिस्टिविटी की, रो की, इसको रो को डिफाइन करने के लिए, और बाजू में लिखा है फॉर्मूला। तो ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे आपको, तो तैयारी चौतरफा आपको रखनी। आप जानते भी हैं कि जो 2025 का जो पेपर आना है उसमें आपके बहुत तरह के सवाल आने हैं, तो MCQ भी आने हैं और भी तरह के कई तरह के सवाल आने। तो तैयारी पढ़ के समझ के करनी जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2024 का 3 नंबर का सवाल। देखिए ये रहा यहां पर, आइए देखते हैं क्या ये चाहते हैं अपने से। डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा डिफाइन करने को कह रहे हैं। हमें फॉर्मूला पता है कि RT की जो वैल्यू होती है वो R01 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होती है। चलिए ऐसे लिख देते हैं डेल्टा टी। अगर मैं अल्फा निकालूं तो यहां से अल्फा देखिए क्या आ जाएगा, RT माइनस R0 और नीचे आ जाएगा R0 इंटू डेल्टा टी। इसी को डिफाइन करना है, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, देखिए RT माइनस R0 क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज, ये ऊपर से इंफॉर्मेशन मिली, चेंज इन रेजिस्टेंस, और वो किससे रेशियो ले रहे हैं, पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस, ये R0 हो गया। एंड पर डिग्री टेम्परेचर, ये डेल्टा टी का मतलब पर डिग्री टेम्परेचर, और ये कहां से ले रहे हैं, R0 से, बेस्ड अपॉन, थोड़ा ऊपर कर लेना बेहतर हो सकता है, बेस्ड अपॉन
द रेजिस्टेंस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूरी देखिए, इसी से सारी चीज लिख दी, आपको ज्यादा याद नहीं करना है कुछ। चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ड एट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। बात खत्म हो गई। इस तरह से आप शानदार तरीके से इसको कह सकते हैं। आगे देखते हैं ये पूछ क्या रहे हैं अपने से बेटा। तो दूसरी चीज क्या है, शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल है विद राइज इन टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट नंबर इसका 2 आ गया। अल्फा फॉर कॉपर लिख दीजिए या मेटल्स लिख देते हैं। मेटल के लिए भी यही स्थिति होती है, अल्फा होता है पॉजिटिव इन नेचर। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर अल्फा माइनस हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घट जाती। क्या ऐसा कोई मटेरियल है कि आप रेजिस्टेंस बढ़ाओ और टेम्परेचर बढ़ाओ और रेजिस्टिविटी घट जाए? हाँ है, सेमीकंडक्टर्स आपके कोर्स में ही। उसकी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, रेजिस्टिविटी घट जाती है, अल्फा नेगेटिव होता है उसका, ये भी बड़ा पूछा जाता है। खैर वो बात की बात है, ये आप समझे। अब इसका एक ग्राफ बनाने को शायद ये चाह रहे हैं, तो बड़े आराम से बना लीजिए। आप एक तरफ रेजिस्टिविटी दिखा दीजिए, ये फिगर आप याद कर लीजिएगा। रेजिस्टिविटी की शायद यहाँ 10⁻⁸ ओम मीटर में होती है, थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ कुछ वैल्यूज बना दीजिए, जैसे कि 50 टेम्परेचर केल्विन में, ये मान लो 100 है, ये यहाँ पे 150 दिखा दो, और ये टेम्परेचर हो गया केल्विन में। और यहाँ कुछ वैल्यू दिखा दीजिए 0.2 0.4 ऐसे करके होती है ग्राफ की। और जब आप देख रहे हैं तो कैसा कर्व मिलेगा, ऐसा कर्व मिलता है। ये मेटल्स के लिए या कॉपर के लिए ग्राफ हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ रही है। इसको याद रखिएगा, बिना याद रहे ये लॉजिक से बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। चलिए नंबर 3 देखते हैं। कोई न्यूमेरिकल लग रहा है तो मैं पकड़ता हूं इस न्यूमेरिकल को। कोई और कलर चढ़ गया लग रहा है, तो ऐसे। ये तीसरा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ओम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड इज रेजिस्टेंस एज -73 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज अल्फा इज दिस वन। बड़ी सिंपल सी बात है, भी समझाया था। मैं डाटा यहां लिख लेता हूं, फिर आराम से हम लोग कर लेंगे। तो मैं पहले लिखता हूं क्या, देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, RT = R0 1 + αT। इस फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे। तो चलिए T2 की बात करते हैं। RT2 लिख देते हैं पहले, दूसरा टेम्परेचर, और RT1 नीचे लिख देते हैं। RT1 कितना हो गया, चलिए मैं लिख ही देता हूं। वैसे मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया जाए, आपको समझ में आए, इसलिए वहाँ डाटा छुप जाएगा, इसलिए चक्कर में था। R0 और इसको थोड़ा ऊपर करना होगा, और 1 + अल्फा वही है, ये T1। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम कर लेंगे। अब डाटा देख लेते हैं कि ये T1 पर क्या वैल्यू उन्होंने दे रखी है। तो 27 डिग्री पर 10 ओम थी, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखिए अब ये मैं वाइट ले लेता हूँ, यहाँ पर आ जाइए। तो RT2 हमें शायद निकालना है, RT2 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये पता नहीं है। RT1 हमको पता है कितना है, 10 ओम। R0 कट चुका है, नीचे वैल्यू लिखते हैं 1 + अल्फा, और ये कितना था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये हो गया × 27। और ये हमें वैल्यू कितने पे निकालनी है, -73 पे। अब इसको सॉल्व करने की बारी आ गई। तो RT2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 को इधर पहुंचा दीजिए, और ये हुआ 1 - 73 अल्फा, और यहां पर हो गया नीचे 1 + 27 अल्फा। अब यहां पर इसको सॉल्व करने की बारी आ जाती है। अल्फा की वैल्यू कितनी दे ये देखना पड़ेगा हमें। तो 1.7 10⁻⁻4 यहां पर वैल्यू लिख दीजिए। RT2 = ये रहा 1 - 70, या ऐसा करो, हाँ अल्फा तो रखना ही पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करके आप रख लो, या तो 10 - 10 करके, कोई समस्या नहीं है। 10 - 730 अल्फा का मतलब हो गया 1.7 था, 1.7 × 10⁻⁻4, और यहाँ पर वैल्यू आपने डाली 1 + 27 × 1.7 × 10⁻⁻4।
अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बड़े आराम से आप सॉल्व करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी 9.8 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला मत लगाइएगा, मैंने पिछले सवाल में समझाया है आपको कि RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ये यहां पर अप्लाई नहीं करिएगा। कई बच्चे गलती करिए, कब अप्लाई होता है? जब अल्फा की एवरेज वैल्यू उस टाइम इंटरवल में आपको गिवन हो। केवल अल्फा गिवन है तो यही मेथड लगेगा। बड़ी बारीक या फाइन पॉइंट है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये लगा दोगे तो आंसर विल चेंज, कुछ और आंसर आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे और इसको आप नोट कर लीजिए और आराम से इसको कर डालिए। लॉजिक भी दे दिया, सारी चीज बता दी मैंने। इसको मैं यहाँ रोक देता हूँ, जी हाँ, और इसको आप पॉज करें, नोट डाउन करें। तो थोड़ा सा नीचे है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको पूरी चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ जाए। ये मैं इसको अभी भाई और जाना है, यहाँ तक ले आता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 3 नंबर का सवाल 2024 का। ये रहा कि क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, सरल है। लिखा है बैटरी ऑफ अननोन ईएमएफ ई। कहां पर बैटरी लगी? ये लगी हुई है ई, इसका ईएमएफ नहीं पता। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इज कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन द फिगर। बढ़िया, सर्किट दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। When the key K is open, जब इसको ओपन रखते हो, the voltmeter reads 10 वोल्ट एंड एमीटर रीड्स 0 एम्पियर। भाई इसको जब बंद रखोगे तो करंट तो फ्लो नहीं होगी, तो 0 एम्पियर रीडिंग इसकी हो गई। और जब करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इसने V ने नापा है 10 वोल्ट। तो आपको पता है कि जब करंट फ्लो नहीं होती उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ होता है। तो यहां का ईएमएफ खट से पता चल गया कि 10 वोल्ट के बराबर है। तो इसको मैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर व्हेन करंट इज 0, जो कि पहले कंडीशन में था, तो उस समय V बराबर E होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाले हैं वो 10 वोल्ट के बराबर है। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। समझ में आया ना? जब बैटरी में करंट ना फ्लो हो रही हो तो अक्रॉस द टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ के बराबर हो जाता है, जो पहले वाले केस में है, क्योंकि पहले करंट तो कुछ थी नहीं, उस समय V बराबर E। बढ़िया। इन द क्लोज सर्किट, अब क्या है कि इसके अंदर की को क्लोज कर दिया है। द वोल्ट मीटर रीड 6 वोल्ट और एमीटर रीड्स 2 एम्पियर। अब ये V और A यानी करंट फ्लो हो रही है, दोनों रीडिंग आ रही हैं। उस केस में ईएमएफ निकाल चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी हमको निकालना है। तो देखिए नंबर 2 पॉइंट को पकड़, सेकंड वाले पार्ट को पकड़ते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब यहां से हमको V पता है 6 वोल्ट, ईएमएफ निकाल चुके हो 10 वोल्ट, रही करंट की वैल्यू तो वो 2 एम्पियर ये दे रखी है। देखिए ये 2 एम्पियर इंटू R, तो ये 2R बराबर 10 में से 6 गए 4, तो R बराबर कितना आ गया? 2 ओम। देखिए कितने आराम से हो गया। और ऐसे ही आप भी कर लेंगे, कोई इसमें जादू है ही नहीं, बस थोड़ा समझदारी का प्रयोग है। नंबर 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस आर की घटना की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसने नापा है, ये जितना इसके क्रॉस था उतना ही इसके क्रॉस है जो हमको दे रखा है। तो नंबर सी वाली सिचुएशन में हम क्या करेंगे? V बराबर IR लगा देंगे। तो R बराबर कितना हो गया? V अपॉन I, और V कितना है? 6 वोल्ट निकाले हैं। भाई ये जो रीडिंग है ये तो पैरेलल में ही हो गया ना, ये 6 वोल्ट दे रहा है यहां पर। तो ये 6 वोल्ट और करंट कितनी थी? I 2 एम्पियर, 2 एम्पियर वो दे रखी थी। तो ये वैल्यू हो गई 3 ओम और आंसर आ गया। काफी सरल सवाल है, थोड़े से लॉजिक पर बेस्ड है। तो ये एक ही में आ गया है स्लाइड में, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और दिमाग खुला रखिए, नोट कर लीजिए इसे। आइए बच्चों करते हैं 2024 का 2 नंबर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, हाँ जी ये क्वेश्चन बहुत आता है, हम इसको आपको, ये डेरिवेशन है बेसिकली, तो थोड़ा सा हिंट दे देंगे या करा ही देंगे। लिखा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ठीक है, ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज, ऑब्टेन द कंडीशन व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन इट।
आप जानते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना फ्लो हो तो उसे बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बेसिकली बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। आइए देख लेते हैं। पहले बनाना होगा हमको व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये भाई 4 ठो तो बना दो यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब ब्रिज की जो डायग्राम होता है, और यहाँ पर लगा देंगे एक बैटरी ईएमएफ और इसको इससे जोड़ दो, ये ई रहा, और बीच में लग जाएगा इसके गैल्वेनोमीटर। इसका नामकरण कर देते हैं बेटा, चलिए इससे करते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो इसको लिख दो ए, इसको लिख दो बी, इसको लिख दो सी, इसको लिख दो डी, और ये एमएफ है ये। अब ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसको लिख देते हैं हम पी, इसको कह दो क्यू, इसको कह दो आर, इसको कह दो एस। ठीक, अब करंट का बाइफर्केशन कर लेते हैं, व्हाइट कलर से थोड़ा अलग से दिखना चाहिए। यहां से मान लीजिए जो करंट चली, ये बेसिकली किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ लगा रहे हैं, उसको लिख नहीं रहे हैं। केसीएल लगाओगे तो करंट का बाइफर्केशन कर जाओगे। तो यहां से आई करंट सपोज करिए बहती है, फ्लो करती है, इस वाली आर में समझो I1 करंट गई। अब I1 इसमें गई तो इसको कह देते हैं इसमें I2 गई। बढ़िया। अब I1 या जब यहां पहुंची तो 2 आर्म है, ब्रेक कर दो, इसमें करंट लिख दो, इसमें करंट कह दो IG गैल्वेनोमीटर करंट, और यहां हो गई I माइनस IG। बढ़िया। यहां पर I2 पहुंची, यहां पर IG पहुंची, तो जुड़ के कितनी गई I2 प्लस IG। ये हमने क्या लगाया है KCL, काम खत्म, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये IG यहां पे दे रखा है 0 होनी चाहिए। अभी हम लगाते हैं, चलिए लगाते हैं इसमें सेकंड लॉ किरचॉफ का, जिसे बोलते हो KVL। तो हम क्लोज सर्किट चूज कर लेते हैं, पहले यहां लिखें कि यहां लिख लेते हैं। चलो तो मैं पकड़ता हूं, लिख दो यहां पर अप्लाइंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और सर्किट चूज कर लेते हैं ABDA, जिस रूप में मैं लिख रहा हूं, इन लूप, इन क्लोज लूप। क्लोज लूप लिखने की जरूरत नहीं, जब आप ऐसे लिखते हैं ABDA तो जहां से शुरू किए वहां पहुंचे हैं तो क्लोज लूप ही हो गया वो। ठीक, अब जिस रूप में लिखा उसी रूप में चलते हैं। आपको किरचॉफ लॉ आपके टीचर ने सिखाया होगा, मैं भी करूंगा, हो सकता है हम जिस तरीके से लगा रहे हो, उन्होंने जो लगाया हो थोड़ा फर्क हो, आंसर सेम आएगा, माइनस प्लस का फर्क हो सकता है। जिस तरह मैं लगाता हूं उससे कभी गलती नहीं होगी आपकी। खैर, तो करंट इस ए से बी चल रहे हैं, करंट I1 है और यहां रेजिस्टेंस IG है, तो V इज इक्वल टू IR। तो आप IG इंटू IP और करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा। तो I1, मैं वाइट, चलिए I1 इंटू पी लिख देता हूं। यहां पर ये I1 है, IG इसकी करंट है, तो I1 इंटू पी। फिर इसमें गए, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट है, फिर से माइनस IG इंटू G। फिर आप उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, यानी प्लस I2 इंटू R। ये R था, ये I2, विपरीत दिशा में जा रहे हो करंट के तो प्लस, बराबर 0। अब यहां पर ये जो वैल्यू बन गई, इसको लिख सकते हो आराम से I1P और प्लस IGG बराबर लिख दो I2R। अब यहां गिवन है तो हम शुरू में ही लगाते हैं, गिवन दैट नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। ये बोला है ना कि करंट गैल्वेनोमीटर में 0 हो, तो IG की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये बन गया I1P, ये 0 हो गया, और ये हो गया I2R। तो ये टर्म 0 हो गया। यहां से क्या चीज आप निकाल पाए, I1P बराबर I2R। तो आप इसको चाहो तो लिख लो I1P इज इक्वल टू I2R। ये आप इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दो। इसी तरह सेकंड वाले लूप में लगा दो फटाफट। तो आइए लगा देते हैं, और यहां पर अगेन KVL लगा रहे हैं, और क्लोज लूप हमने लिया है BCDB। तो आप लगा दीजिए BC। ये लूप लिखना बहुत जरूरी है, वरना टीचर समझ नहीं पाएंगे कर क्या रहे हैं आप। तो B से C चले इसी डायरेक्शन में तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस I1 माइनस IG, और जो रेजिस्टेंस था Q। फिर आगे बढ़े, इस करंट के अपोजिट है तो प्लस I2 प्लस IG प्लस में आ गया, और रेजिस्टेंस कितना था उसमें S,
और फिर गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में फिर से IG इधर आ रहे हो और आप उल्टा चल रहे हो, तो यहां लिख दोगे IG इंटू G बराबर 0, क्योंकि करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हो। अब अगेन पुट IG बराबर 0, ये गिवन कंडीशन है जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की होती है। तो IG 0 पुट करोगे तो I1Q आ जाएगा, यहां I2S आ जाएगा और यहां भी 0 आ जाएगा। तो इससे आप क्या निकाल पाए, I1 अपॉन I2 यहां निकाल लो। तो ये जो I1 अपॉन I2 आया, इसको इधर ले जाओ तो I1 अपॉन I2 आया Q अपॉन S। सही लिखा क्या, Q अपॉन S। फिर से चेक कर लेते हैं, I2 इधर और I1 अपॉन S अपॉन Q आया, S अपॉन Q, और यहां भी I1 अपॉन I2 ही निकाल लो जिससे कंपेयर करने में आसानी हो। तो R अपॉन P, तो ये R अपॉन P और ये हो गया अपना S अपॉन Q। अब ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बेटा, तो 1 एंड 2 से क्या हुआ, I1 I2 बराबर ही था, तो R अपॉन P बराबर S अपॉन Q। पलट दो चाहे जो बेहतर लगे आपको, क्योंकि वो पढ़ रखा है। P पलटो ना, P को इधर ले जाओ तो ये P बाई Q हो गया और R के नीचे S को ले आओ। इस तरह हम पढ़ते हैं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। ये आपका कंडीशन हो गई, और इसी कंडीशन को बोलते हो क्या हो, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। उस समय क्या होता है, IG की वैल्यू उस समय 0 हो जाती है। उम्मीद है ये बात आपके जहन में रहेगी। डेरिवेशन ही कर डाला मैंने पूरा, सोच रहा था हिंट दूंगा लेकिन कोई बात नहीं, चलो आपको जबरदस्त फायदा होना चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए बेटा यहां से, क्योंकि ये आता बहुत ज्यादा है, तो ये मैं रोकता हूं, इसको आप अच्छी तरह नोट करें। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। पॉज करिए, थोड़ा नीचे है, इसको नीचे भी आपको दिखा देता हूं जैसे आप पूरी बात समझ जाएं। यहां पर लाके रोकता हूं, ये पूरा अच्छी तरह नोट कर लें आप। ये रहा देखिए आपका पहला क्वेश्चन, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाते रहते हैं, है सरल, लेकिन इसमें देखिए ये इस तरह की वैरायटी कई बार आई है। 2023 का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है स्टडी करंट फ्लोज थ्रू ए वायर AB, ये वायर है, एज शोन इन द फिगर, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द वायर, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। A वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और B वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। यानी मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ A जहां पर है ये कम है एरिया ऑफ बी से। हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVD। अगर मैं VD का जिक्र करूं तो लिख सकता हूं I अपॉन NEA। तो यहां से हमें ये दिखाई पड़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब क्योंकि एरिया A का यहां पर बिकॉज या चूंकि एरिया ऑफ A इज लेस देन एरिया ऑफ B, इसलिए आप समझ गए होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी हो जाएगी पॉइंट A की ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉइंट B की जगह। भाई ये उल्टा रिलेशन है ना। तो आपने क्या देखा इससे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी A पर ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी B के बनस्पत, है ना। तो एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई जो हम लोग पहला पॉइंट लिख देता हूं। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करते हैं क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का भाषा में लिखूं तो माइनस EE, ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह लिखना चाहें तो आप m इंटू टाउ। तो यहां पर देखिए ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है E के। प्रोपोर्शनल का मतलब कह सकते हैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं, जिससे कोई भी तरह का ये जितना अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इस वजह से यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी A पर ज्यादा थी। अब फिर यहां लिख दीजिए क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी A पर आपकी ज्यादा थी फ्रॉम B, फ्रॉम फर्स्ट, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी D पर ज्यादा हो जाएगी।
ये आपका आंसर हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए पर ज्यादा है। इसमें कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है ये भी पूछा जाता है। तो इस जो क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है वहां पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है वो इलेक्ट्रिक करंट रहती है। ये इस तरह के बहुत सवाल आते हैं अक्सर आपके पास। तो आपने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं रही, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रही, सेम क्या रहा, करंट। करंट आप क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा या कम कुछ भी कर देंगे, करंट विल बी सेम। तो ये बात आप पकड़िए, मैं हटता हूं, कई बच्चे स्क्रीन से पॉज करके नोट करने की कोशिश करते हैं, तो आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ते हैं। इसमें लिखा है कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम डायमीटर बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल या मटेरिया इज ज्वाइंट इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे कर देते हैं ज्वाइंट थोड़ा आपको दिखाने के लिए। डायमीटर तो सेम ही था, सेम डायमीटर था, और बैटरी इसे सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया है बेटा, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है। और अक्रॉस ए बैटरी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए, ये मामला ए का था, ये बी का था, Na और Nb नंबर डेंसिटी लिख दी, और एक रिलेशन दिया है कि Na जो है 1.5 टाइम्स Nb है, ये गिवन है आपको, कोई शांति से, कोई समस्या नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर ए टू दैट वायर बी, यानी हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालने को बोल रहे हैं कि भाई इसका रेशियो बता दो। तो क्या निकालना है ये तो हमें पता चल गया है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट आप भेजोगे वो उन दोनों के लिए सेम करंट ही होती है। अगर सेम करंट होती है, मैं कलर बदलता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां आई की वैल्यू फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, हमारा करंट ए और करंट बी दोनों के लिए करंट की वैल्यू सेम होगी। ये क्या होता है, NEA, ये मतलब Na लिखना चाहिए, नंबर डेंसिटी ए, NEA और VDA। इसी तरह NBE, एरिया ऑफ बी एंड VDB। ये फॉर्मूला लगा दिया, NEAVD होता है ना करंट का, बस वही लगाया है। अब क्योंकि सेम डायमीटर था तो यहां एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सेम है ना, ये क्वेश्चन में ये भी गिवन था। तो मैं लिख देता हूं चलो, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी गिवन है, इसलिए ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, अब NVDA इज इक्वल टू NBVDB। बहुत आसानी से निकालना है, VDA ऊपर अपॉन VDB नीचे, और यहां NB अपॉन Na। तो ये रहा NB अपॉन Na, और यहां तो NB रहने दिया हमने, और Na यहां पे 1.5 NB की वैल्यू दे रखी थी, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, कोई परेशानी नहीं। तो 1.5 NB, अब NB कट गया, 1 अपॉन 1.5, 1 अपॉन 1.5, और इसको लिख सकते हो 10 अपॉन 15, या 5 से काट दो तो 2/3। तो आंसर क्या रहा, VDA अपॉन VDB इज इक्वल टू 2/3। ये बेटा आपका आंसर है। तो ये सवाल बढ़िया सवाल है, बढ़िया का मतलब पढ़ाई लिखाई मांगते हैं, बिना पढ़े लिखे नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत आसानी से मैंने इसको बताया, आप भी समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और दुलार से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, सब ताजे क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरीज टू द सर्किट। बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इनकी चर्चा करनी है टू द सर्किट शोन इन द फिगर इन 1 मिनट। तो बैटरी के लिए एनर्जी सप्लाई मान लो VIT हमको निकालना हो, तो VIT के लिए करंट इसमें चाहिए होगी। अगर मैं सोचूं कि भाई ये बैटरी, 2 बैटरी है यहां पर, U1 कितना सप्लाई कर रहा है, तो मैं VIT कर सकता हूं। यहां पर VIT के लिए
हमें V पता होना चाहिए, जो अलग अलग V के लिए 10 हो गया, ये 4 हो गया। करंट नहीं पता है, और टाइम तो दोनों के लिए सेम ले सकते हैं, या हम निकाल सकते हैं टाइम के लिए 1 सेकंड की 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकंड रख सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू निकल आएगी मतलब। खैर, अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं करंट इन द सर्किट क्या है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस है बेटा, ये सब सीरीज में 1 2 3 6 3 9 9 3 12। तो आपने इस तरीके से सबको जोड़ दिया, 12 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आया। तो करंट आई कितनी आई? करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये देखिए दोनों के टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4। ये देख पा रहे हैं ना, ये प्लस माइनस और इसका प्लस माइनस, इधर से ये करंट इधर भेजेगा, ये वाला इधर भेजेगा, दोनों करंट एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट अपॉन 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये वैल्यू 6/12 एम्पियर आ गई। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/12 एम्पियर। ये आपकी कहानी आ गई। अब आगे की बातचीत कर लेते हैं। ये आपका टोटल निकल आया है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। तो ये ले लेते हैं एनर्जी सप्लाइड बाई, दो पहली बैटरी ले लो तो बाई बैटरी 10 वोल्ट। तो इसको लिख दो U1 इज इक्वल टू VIT। टी को हम आप सपोज कर लीजिए 60 सेकंड ले लीजिए, या जो भी है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। 1 मिनट की चर्चा कर रहे हैं, लिखा अच्छा 1 सॉरी लिखा ही हुआ है, तो मैं इसमें दिमाग क्यों लड़ा रहा हूं। ये देखिए 1 मिनट लिखा है, कलर बदल करके अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, तो ये 1 मिनट। तो यहां पर देखिए U1 की वैल्यू क्या आ गई? V हो गया 10 वोल्ट, करंट आपने निकाली है आधा एम्पियर, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो ये 2 से काटोगे, ये आ जाएगा 30, ये आ गया 300 जूल। दूसरी बैटरी से कितना मामला हुआ? वो 4 वोल्ट की बैटरी है, करंट वही आधी है, टाइम 60 है, 2 से काट दो तो ये 120 आ गया। तो टोटल एनर्जी कितनी रही? टोटल एनर्जी U1 U2 को आप जोड़ देंगे, मतलब 300 प्लस 120, 300 प्लस 120 यानी 420 जूल की आपकी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की है। इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। मैं हटता हूं, पूरा आप नोट कर लीजिए जिससे अच्छे से बात आप समझ पावें। तो ये आपने नोट किया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। तो यहां देखिए 3 सेल्स, each of EMF E but internal resistance 2R, 3R, 6R are connected in parallel across a resistor R। फिगर बता देता हूं जैसे आपको समझने में आसानी हो। 3 बैटरी थी, एक का रेजिस्टेंस शायद 2R है, इसी तरीके से ये पैरेलल में है, तो मैं फिगर बना लूं फिर उसके बाद लिख दूंगा। ये ऐसे कर दो, बड़ा आराम से बन जाता है। और एक और रह गया इसमें जो कैपिटल आर बाहर लगाए हुए हैं, तो ये कैपिटल आर हो गया, सब ई है, ये ई, ये ई, ये ई, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस है 2R, ये है 3R और ये है 6R। ये एक फोटो है, एक डायग्राम है जो ये कह रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट है करंट इन द सर्किट। इसमें करंट कितनी है? बहुत ही आसान है। देखिए पहला का जिक्र करते हैं, पहले से पहले आप चलिए पहले ही करो, इसी में कर देंगे। करंट के लिए आपको ये पैरेलल में ई है, तो पोटेंशियल तो ई ही हो गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, तभी तो V इज इक्वल टू IR लगाओगे। टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल में, तो इनका नेट निकालो, इस R को इससे जोड़ दो। ठीक है, तो इनका ये तीनों जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना हो गया? 1/R पैरेलल, 1/2R
1/3R 1/6R, एलसीएम हो गया 6R, ऊपर आ जाएगा 3 2 1। अब ये 6/6 है तो आरपी की वैल्यू लिख देता हूं, चलो इतना कर रहा हूं तो कोई चीज छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। 6/6R यानी 1/R, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, आर के बराबर। ये आप यहां पर देख पाए। अब हमें आई निकालना है करंट, तो आई क्या रहा, आई रहा टोटल ईएमएफ जो कि सब ई है पैरेलल में, तो पैरेलल में ई ही आ जाएगा, ई और टोटल रेजिस्टेंस ये आर और इसका इक्विवेलेंट आ गया स्मॉल आर, तो आर प्लस आर। बात समझ में आई होगी। ये बेसिकली सर्किट कैसा बन जाएगा, यहां बात करें तो ये देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल, ये आरपी और ये ई, इस तरह का सर्किट बेसिकली है जिसके लिए मैंने ये लगाया है। आपको कहीं से भ्रम ना हो इसलिए एक कदम आगे बढ़ गया हूं। खैर चलिए नंबर 2 में देखते हैं क्या निकालने की बातचीत ये कर रहे हैं। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल के अगेंस्ट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये तो उसकी वैल्यू देखते हैं। हम देखते हैं V = E-IR होता है। अब IR में V की वैल्यू देखिए लिखी V, E और I की जगह वैल्यू रख दी E/R+R। ये देखिए यहां पर हमने निकाली भी थी, तो ये रहा ER+R × R। अब यही जो वैल्यू रही, अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गई RE प्लस स्मॉल RE माइनस स्मॉल RE/R+R, ये दोनों कट गए। V की वैल्यू कितनी आ गई, ER/R+R। ये आपका आंसर आ गया और यहां का आंसर ये था। इस तरह से आप ये सवालों को कर सकते हैं और आसानी से बन जाएंगे। तो इसको नोट करें, अगले सवाल की चर्चा करते हैं। तो ये आप नोट कर पाए होंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस या करंट ड्रॉन, ये बहुत सरल सवाल है। ये देखिए जब भी पैरेलल सर्किट में पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना होता है, वो जिनके बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक, तो ये दोनों तो देखिए सीरीज में है। मैं दोबारा फिगर नहीं बना रहा हूं, इट विल टेक सर्टेन टाइम। ये भी सीरीज में, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है। तो ये इतना ये और इतना ये आपके पैरेलल में है। तो इन दोनों का सीरीज का नेट रिजल्ट 10 और 14 ये 24 बन गया। 10 और 10 ये 20 ओम बन गया। ये 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम, ये तीनों पैरेलल हैं। बेसिकली अगर सर्किट बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। सिंपल सर्किट जो रिजॉल्व करके बना रहे हैं। ये 30 ओम हो गया, ये 20 ओम हो गया और ये 24 ओम हो गया, और यहां 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है। बात समझ पाए होंगे। जहां पर सिंपल वायर होते हैं उनको एक ही पॉइंट माना जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं मानते नेग्लिजिबल। तो ये एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है और ये भी, ये तीनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो इसके बीच में पोटेंशियल सेम है, इसलिए ये भाई साहब पैरेलल में है। अब अगर ये पैरेलल में करंट निकालनी तो इसका आरपी निकाल लो। तो आरपी कितना रहा, 1/30, 1/20 और 1/24। एलसीएम आ गया 120। ये रहा जहां तक 4, ये रहा जहां तक 6, ये रहा जहां तक 5। तो 1/RP 10 5 15/120, यानी आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 120/15, और ये जहां तक 8 ओम आ गया। तो आरपी आपने 8 ओम निकाल लिया। करंट निकालने चले अब आप, तो आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, आरपी निकाल चुके हो, I = V/RP। तो V कितना था यहां पे, 6 वोल्ट, आरपी कितना है 8, तो वैल्यू हो गई 3/4 एम्पियर।
ये आपका देखिए आंसर है, और जहां तक ये भी इसने पूछा था इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये भी आपका आंसर है। ये दो बातें आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये एमसीक्यू है 1 नंबर का। तो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। ये भी बहुत सरल सवाल है। ये देखिए रेजिस्टेंस है, आई निकाल लो पहले, इसके बीच में V कितना है 200 वोल्ट, आगे क्या है 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और भी कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो I निकल आएगा V इजिकल टू आई आर से, V इजिकल टू आई आर, यानी I इजिकल टू V अपॉन R। V है 200, R है 100, 2 एम्पियर की करंट है। हम जानते हैं Q इजिकल टू आई टी होता है, तो 2 एम्पियर की करंट टाइम 1 सेकेंड दे रखा है, तो 2 कूलाम चार्ज फ्लो किया। 3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं बेसिकली। अब हम Q इजिकल टू NE भी जानते हैं, तो N निकालने गए यहां से, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे तीनों। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी Q अपॉन E। Q कितना था बेटा 2 कूलाम, E है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एंड यू विल गेट 1.25 इंटू 10 की पावर 19। ये आपका नंबर हो गया, और इसके हिसाब से आंसर इज A। ये आपका A आंसर आ गया। तो सवाल सरल है, प्रेम से करेंगे तो सब होता चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अब ये आपको पता होगा तो कर पाएंगे कि करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होता है J, और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप अगर याद कीजिए तो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म था उसको ऐसे लिखते थे आप, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो J अपॉन E क्या हो गया यहां पर, ये कंडक्टिविटी हुआ करता था, यही वैल्यू ये हो जाएगी, दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, यानी आंसर इज B। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो गलती हो जाएगी। ये तो थोड़ा सा याद रखने वाली बात थी, ज्यादा कलाकारी इसमें नहीं थी, नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है ए कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, देखिए यही घुमा के फिर पूछा है, ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कॉपर वायर है, यूनिफॉर्म एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, इस तरह का वायर है, कनेक्टेड टू ए डीसी बैटरी। भैया लगा देते हैं ना, क्यों परेशान कर रहे हैं आप द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द वायर। मैंने देखिए समझाते वक्त बताया था, ये पहला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से जिसमें वीडी नहीं सेम था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं था। मैंने कहा था क्या सेम होगा, तो आप जानते हैं इसके अंदर क्या सेम होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विल बी योर आंसर। क्रॉस सेक्शन एरिया आप कुछ भी कर दें, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहने वाली है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगला सवाल मैं आपके सामने लेके आता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां बोला है ए मेटल रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है, ये इस तरह से है, हैविंग लेंथ L, ये भी ठीक है, हैज करंट I, चलो फिगर में दिया है, फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। सब कुछ लिखा है, यही इसी को समझाया है फिगर 1। नाउ द रॉड इज कट पैरेलल। अच्छा, इस रॉड को जो ऐसे थी पैरेलल, किसके पैरेलल, टू इट्स लेंथ, ऐसे काट मारा है आपने, ये अच्छा नहीं कटा, कि ये थोड़ा नीचे चला गया, ये 20 से काटे होंगे, ये आपने कुछ ऐसे 20 से इसको काट दिया है, तो ये 2 लंबे लंबे निकल आए अलग अलग, पैरेलल टू द लेंथ इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस एंड ज्वाइंट एज फिगर 2। अब ये देखिए यहां पर ऐसे एक फिगर निकली जो बाजू में बनी भी है, ऐसे निकली। अब इसकी लेंथ तो L थी, तो ये L है, ये L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A था जो अब आधा हो चुका है काटने के बाद, ये चेंज इसके अंदर आया है, ठीक है, समझ में आ रही बात। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन्ड, यहां पर V लगाया था गया था, यहां कितना लगाएं, V डैश पकड़ लीजिए, V डैश कितना लगाएं, द लेंथ ऑफ 12 सो दैट द करंट इन द रॉड इज स्टिल I, करंट अब भी हमारी I बनी रहे।
इसके अंदर करंट हमको सेम चाहिए, सेम करंट। तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, पहले वाले के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आर की जगह रो एल बाई ए, तो I लिखा रो एल अपॉन ए, ये फॉर फर्स्ट फिगर ऐसे लिख देते हैं। अब सेकंड फिगर के लिए फॉर सेकंड केस V डैश कितना, करंट हमने सेम रखी, मटेरियल बदला नहीं, और लेंथ कितनी कर दी है 2L, एरिया कितना कर दिया है A/2, तो ये फिगर कितनी होगी, 2 ऊपर चला गया, 4I रो एल अपॉन ए, और आप ये देख रहे हैं I रो अपॉन एल ए पहले से कितना था V, 4V, यानी हमारा V डैश नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस पिछले वाले से 4 गुना ज्यादा होना चाहिए, तो V डैश इज इक्वल टू 4V इज योर आंसर। इस तरह से ऐसे सवाल करेंगे और ये आते रहे हैं, आते रहेंगे ऐसे सवाल, क्योंकि इनका जो हार्डनेस है वो बिल्कुल एकदम मैच करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल को लेते हैं फिर करते हैं। If N, E, tau and M have their usual meanings, then the resistance of a wire of length L and cross section A area is given by, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और इसकी वैल्यू होती है M/N/E² टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ द चार्ज कैरियर, N/E वगैरह जानते हैं आप। रेजिस्टेंस क्या होता है देखते हैं आप, रो L बाई ए, यहां पर रो की वैल्यू रख दीजिए तो आ जाएगा ML/N/E² टाउ ए, और यही आपका आंसर है, और ये आंसर बन रहा है B, तो B इज द राइट चॉइस, है ना। आगे बात करते हैं, मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये है कि हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हालचाल क्या होते हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक्ड वाला, E रिलैक्सेशन टाइम से लिंक्ड वाला, ये फॉर्मूला होता है जहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि ये टाउ के प्रोपोर्शनल है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, जो भी चार्ज, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो दो सक्सेसिव टक्करों के बीच के में लगने वाला समय, ये इलेक्ट्रॉन किसी मान लीजिए आयन से टकराया और फिर ये दूसरे से ऐसे टकराया, तो इन दोनों के बीच में जो समय लगा वो एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर ही है ना, हाँ, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, इन मेटल्स बात करें तो नॉर्मली जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनका इलेक्ट्रॉनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, तो टाउ विल बी लेस। भाई ये जल्दी से टक्कर मार देगा स्पीड बढ़ने पर, तो जो टाइम लगने वाला इन दो के बीच का टक्कर का समय वो घट जाएगा। अगर ये घट गया तो वीडी का क्या हालचाल होगा, वीडी का हालचाल होगा वो भी घट जाएगा, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ घटेगा, और जिसका मतलब है वीडी भी घटेगा। तो आप लिख सकते हैं कि वैसे तो ये हो गया, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेंटेंस में या थोड़ा सा लिखें अगर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस with the rise in temperature, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने समझाया भी और फोटो भी बनाया, जैसे विजुअलाइजेशन आपके लिए आसान हो, और वो मेरे पढ़ाने में रहता ही है, क्योंकि मैं खुद ही विजुअलाइज करके पढ़ाता हूं, तो वही मैं कॉपी कर देता हूं यहां, जैसे आप सोच पावे, इतनी सी बात है। तो इसको आप नोट करिए। तो ये रहा अगले क्वेश्चन पर लिखा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर के लिए जिसमें कंडक्टर L है, अक्रॉस विच ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, I होता है NEA VD, पोटेंशियल V लगा दिए हैं हम लोग, तो VD की वैल्यू क्या लिख सकते हैं,
VD इज इक्वल टू V अपॉन NE रो L, क्योंकि हम R इज इक्वल टू रो L बाई A से, L अपॉन A से आप एरिया अगर निकालें तो लिख सकते हैं रो L अपॉन R। इसका इस्तेमाल करके ये लिख दीजिए। आप देख पा रहे होंगे, आप इस एरिया को उड़ा दिया, रो L अपॉन R, और दिस इज योर आंसर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको नोट करें, अगला सवाल फिर से लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे बड़े शानदार तरीके से। अगला सवाल बोल रहा है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्टर। वीडी निकालना, बहुत सरल आते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगता है। इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस वन कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। हम जानते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, NEAVD ये फॉर्मूला होता है। पूछ रहे हैं VD बताओ, तो VD, ये सवाल इस पे बहुत आते हैं, मेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना चाहूंगा। कई बच्चे चाहते हैं अलग से इंपॉर्टेंट का भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप बताते रहना। तो VD की बात हो गई, तो VD को लिख दीजिए I अपॉन NEA। 1.5 एम्पियर की करंट थी बेटा, N है 9 इंटू 10 की पावर 28। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 इंटू 10 की पावर 7। ये हमने सारी वैल्यू रख दी। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1.042 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, या इसको चेंज कर ले मिलीमीटर में, तो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं कितना है ये, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बड़े प्यार से ये सवाल हो गया है। अब इस सवाल को देखते हैं। लिखा है डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट I फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला प्रूफ डेरिवेशन है जो आप कर लेंगे, ये आप कर दीजिएगा। तो ये तो पहला सवाल तो आपका डेरिवेशन वाला है, जो आप अच्छे से सीखकर बड़े आराम से कर पाएंगे। दूसरा न्यूमेरिकल टाइप है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। लिखा है फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ करंट I, ये है I, फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर वर्सेस द टाइम। यहां पर टाइम है इधर। यूज द प्लॉट, अच्छा इसको यूज करेंगे टू फाइंड द चार्ज फ्लोइंग इन 10 सेकेंड थ्रू द वायर। 10 सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है। देखिए हमको ये पता है फॉर्मूले से, देखिए कैसे अंदाजा लगाते हैं। I इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q की वैल्यू I इंटू T। तो अगर हम I और T को मल्टीप्लाई करें तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो जब भी Y इंटू एक्स एक्सेस किया जाए और कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही हो, तो उसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व वही फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल दें ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज फ्लोइंग इन 10 सेकेंड। यहां 0 सेकेंड है, यहां 10 सेकेंड है। तो हमें बस एरिया अंडर द कर्व निकालना है, जो कि चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि I इंटू टी क्या होता है, चार्ज होता है। कोई गफलत नहीं है, बिल्कुल प्योर आसान सी बात है। तो चलिए एरिया निकालते, मैं यहां लिख देता हूं Q और एरिया अंडर द कर्व। इससे आप समझ जाएंगे, भूलेंगे नहीं। अब एरिया अंडर द कर्व कितना रहा, पहले तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। मैं बच्चों की तरह नहीं लिख रहा हूं ABCD करके, डायरेक्ट लगा रहा हूं, इतना समझदार आप और हम लोग हैं। हाफ बेस कितना रहा, 5, और ये हाइट कितनी है, दिस इज ऑल्सो 5। तो हाफ 5 इंटू 5 प्लस ये रेक्टेंगल है, तो लेंथ कितनी हो गई, 10 में से 5 घटाओ 5 आ गई, और ये कितनी हो गई, 5 हो गई। तो 5 इंटू 5, तो ये रहा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये वैल्यू हुई 25 अपॉन 2, और ये हुई बेटा 25। तो ये 12.5 आ जाएगा, 12.5 प्लस 25, ये वैल्यू कितनी हो गई, 37.5 कूलाम चार्ज। बस आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये, अब आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे
तो जैसे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, अंतिम 1 महीना 15 दिन 20 दिन में जा रहे हैं, तो उसमें समस्या खड़ी होती है। और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है वो यही सब तो बनते हैं क्वेश्चन। कोई चंद्रयान थोड़ी भेजना है आपको। जो बच्चा रेगुलर स्टडी कर रहा है या जैसे मैं बता रहा हूं सावधानी से बात समझ रहा है, उसका कोई क्वेश्चन क्यों गलत होगा? और हम ऐसा सोचे क्यों? हम तो प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो हम तो सोचेंगे कि हम सेंचुरी बनाएंगे। भाई तेंदुलकर मैदान में उतरेगा तो ये सोच के थोड़ी सोचेगा कि हम आउट हो जाएंगे, वो तो ये सोच के उतरेगा कि हम सेंचुरी बनाएंगे, फिर अच्छा खेलने का प्रयास करेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखते हैं, है ना। ऐसे ही यहां बात ये बन गई, इसको आप नोट कर पाए होंगे, अगली चर्चा कर लेते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, कई बच्चों ने अगर दर्शन नहीं किए तो गलती हो जाती है। देखिए मैं समझा दूंगा बहुत आसानी से। तो लिखा ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस, ये करंट है बड़ा बड़ा छपा, ये वोल्टेज है, फॉर ए मटेरियल गैलेनियम आर्सेनाइड इज शोन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ। गैलेनियम आर्सेनाइड वगैरह एलईडी वगैरह में जहां तक यूज होते हैं, एलईडी जो बनती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां है? तो देखिए नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब, देखिए हम ओम्स लॉ जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V अगर हम बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, R तो कांस्टेंट रहता है मोरलेस। तो V बढ़ाने पर I बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या रहता है? पॉजिटिव रेजिस्टेंस। मैं समझा दूं जैसे कहीं भी कुछ दिक्कत आए तो आप संभाल पाए। और कहीं पर V बढ़ाने पर I घटने लगे तो इसका मतलब है निगेटिव रेजिस्टेंस। बात समझ पाएंगे? ये एक केस बना दिया, ये दूसरा केस बना दिया। तो हमको ये ढूंढना है कि V बढ़ाने पर I कम कहां हो रहा है। हम समझ गए, ये रीजन D टू E है। देखिए यहां से D टू E में आपने V बढ़ाया है, लेकिन I की वैल्यू डिप कर गई है, I कम हो गया है। तो ये पहले वाले का आंसर क्या रहा? रीजन DE, क्योंकि V इज इंक्रीजिंग, I इज डिक्रीजिंग। अब मुझे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। V को बढ़ाने पर I घट रहा है, इसलिए ये नेगेटिव रेजिस्टेंस की कहानी है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक, अगली बात, वेयर ओम्स लॉ ओबेट। तो ओम्स लॉ ओबेट का मतलब है V बढ़ाने पे I बढ़े, ये कहानी जो पॉजिटिव रेजिस्टेंस वाली बात, V इज इक्वल टू आई आर। तो वो किस में दिख रहा है? ये दिख रहा है BC में। आप देखिए BC में ये V बढ़ा रहे हैं तो I भी इंक्रीज कर रहा है, I इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो V बढ़ाने पर उसे लगभग एक लीनियर लाइन मिल रही है, क्योंकि ओम्स लॉ में ये भी जरूरी है कि एक स्ट्रेट लाइन मिले। ऐसा नहीं है केवल कि V बढ़ाया तो I बढ़ जाए तो काफी है ना, वो बढ़े कैसा? एक स्ट्रेट लाइन के तहत। तो ये मोरलेस एक स्ट्रेट लाइन भी दिख रही है। तो यहां पर क्या हो गया, मैं रीजन लिख देता हूं BC, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहां का भी आंसर ये हो गया था जो हम और आप सीख पाए थे। कोई समस्या की बात नहीं, आप नोट कर लीजिए। अगली बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी रो का टेम्परेचर बढ़ाने पर रो घट जाए। नेगेटिव कोफिशिएंट का मतलब यह है कि इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, रो हमारा घट जाए। नॉर्मली मेटल्स के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रो बढ़ जाता है। किसके केस में घटता है? सेमीकंडक्टर के केस में घटता है। ये किसकी कहानी है? अल्फा नेगेटिव होने का मतलब, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में मिलेगा? सेमीकंडक्टर में। कि आप जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी घट जाता है, मतलब रेजिस्टेंस घट जाता है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। मेटल्स में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो ये ऑप्शन हो गया, यहां पर आंसर इज सी। बीच में थोड़ी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है, इसको भी नोट करें। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। अब यहां लिखा है IV ग्राफ। ये देखिए I है, यहां ध्यान रखिएगा, चकमा देते हैं ये लोग, ये पलट देते हैं IV और बच्चे गलत कर देते हैं। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 T2, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर जगह आ चुका है बोर्ड नीट
different temperature T1 T2 is shown in the figure. Which of the two temperature is lower and why? कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है? हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है। अगर ये VI ग्राफ बना दें कहीं हम ऐसे V ग्राफ और I ग्राफ, तो इसका लाइन का स्लोप जितना होगा वही इसका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहां देखिए IV ग्राफ है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा स्लोप इन IV ग्राफ का मतलब है 1 अपॉन दिस वैल्यू, क्योंकि वो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे स्लोप ऑफ IV ग्राफ। बात दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है कि नहीं? यहां पर अगर VI रहता तो इसका इसी को क्या बोल देते? स्लोप। स्लोप R के प्रोपोर्शनल, जिसका स्लोप ज्यादा उसका R ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा मेटल के केस में तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो हम बोलते T1 ज्यादा है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहां तो पलट के बैठे हैं। पलट के बैठने का मतलब I इधर V इधर, तो ये रिश्ता यहां पे जमता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ IV। अब T1 का स्लोप देखिए ज्यादा है, थीटा देखिए, इसको θ1 लिख देना चाहिए, इसको θ2 लिख देना चाहिए। तो स्लोप θ1 का ज्यादा है, यानी R T1 की वैल्यू जो होगी, स्लोप इसका ज्यादा है T1 का, देख पा रहे हो? तो ये R कम हो गया, R T1 इज लेस देन R T2। पकड़ में आई बात? मैं पहले क्या लिख दूं? स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ T2। ये तो देख रहे हैं कि स्लोप में IV की कहानी है, तो ये T1 ज्यादा है तो R कम हो जाएगा। R T1 इज लेस देन R T2। अब आप जानते हैं कि टेम्परेचर का भी क्या रहा? T1 इज लेस देन T2। ओके, जिसका टेम्परेचर कम उसका रेजिस्टेंस भी कम, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। नॉर्मली यही बिहेवियर हम पकड़ के चलते हैं जो मेटल के केस में होता है। तो ये आंसर आ गया। अगर ये ग्राफ होता तो हम T1 इज ग्रेटर देन T2 कह देते, यहां उल्टा आ गया है। ये अक्सर आपको उल्टा ही देते हैं जैसे आप फंस जाएं। आप नहीं फंसेंगे क्योंकि अरविंद सर से आप पढ़ रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लें। लिखा है टू मटेरियल्स सिलिकॉन एंड कॉपर। अब ये पहचानना, ये पूछा बहुत जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो दो मटेरियल है सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन से लेकर ठंडे किए गए 60 केल्विन तक। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ देयर रेजिस्टिविटी? देखिए सिलिकॉन जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर है। ये पकड़ना, ये आपके कोर्स में आप जानते होंगे, आप नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे। ये एक मेटल है। अभी आपसे चर्चा हुई थी कि मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉपर का रेजिस्टेंस लिखा है ना, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है और घटाने पर घटता है। जबकि सेमीकंडक्टर के हालचाल क्या होते हैं? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है कि SI के केस में रेजिस्टेंस घटता है। अब यहां पर ये टेम्परेचर बढ़ाया है मैंने, इसी का उल्टा करो क्योंकि टेम्परेचर ठंडा किया जा रहा है। तो जब आप टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर क्या होगा, या रेजिस्टिविटी बोल दीजिए आप, रो कॉपर, वो घट जाएगी। और टेम्परेचर घटाने पर सेमीकंडक्टर की रो ऑफ सेमीकंडक्टर विल इंक्रीज। यहां देख रहे हैं बढ़ाने पे घटता है, घटाने बढ़ेगा, बढ़ाने पे बढ़ता है, घटाने पे घटेगा। तो ये इसका कार्यक्रम होगा। दिस इज योर आंसर। मैंने एक पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट किया है, बाकी तो आप समझकर एक लाइन दो लाइन लिख सकते हैं जो मैं नहीं लिख रहा हूं कि टेम्परेचर घटाने पर घट क्यों रहा है। 300 केल्विन से 60 केल्विन पे आप आ रहे हैं, कूल ऑफ कर रहे हैं, बस बात खत्म। तो ये मैंने पूरा मुद्दा आपको बता दिया है, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नोट कर पाए होंगे आप। द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड टेम्परेचर T फॉर मरकरी, Hg मतलब मरकरी, इज शोन इन फिगर।
एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ Hg नियर 4K। देखिए 4K पर ध्यान से देखें, ये रेजिस्टेंस था R और ये टेम्परेचर है केल्विन में, तो 4 पर इसका रेजिस्टेंस हो गया है 0, यानी ये क्या बन गया है, बिहेव कर रहा है एज ए सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मतलब जिसका रेजिस्टेंस नहीं होता। तो हम यहां क्या लिखेंगे पहले के लिए कि रेजिस्टेंस ऑफ Hg इज इक्वल टू 0 एट 0 केल्विन, बिहेविंग लाइक सुपर कंडक्टर एट 0 केल्विन। दिख पाया आपको? अब 0 केल्विन से थोड़ा सा बढ़ाओगे करीबन 5 तक, तो ये लाइन स्ट्रेट दिख रही है। तो बिटवीन 4 to 5 केल्विन ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस राइजेस लीनियरली, ओम्स लॉ टाइप बिहेव कर रहा है। रेजिस्टेंस राइजेस, यही लिख देते हैं, लीनियरली, और उसके आगे बियॉन्ड 5 के 5 केल्विन मतलब उसके ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस बिकम कांस्टेंट, रेजिस्टेंस बिकम्स कांस्टेंट। यहां पर देखें ना, यहां 0 था, इतना स्ट्रेट लाइन टाइप गया है, फिर ये लगभग कांस्टेंट हो गया है। इसी बात को मेंशन कर दिया, ग्राफ देखकर आपको बताना था, लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़े रहेंगे तो बता भी नहीं पाएंगे आप। समझ गए आप मेरी बात? और मैं समझा रहा हूं इस तरीके से, कहीं भी दिक्कत आपको ना आए। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हम लोगों ने किया था, इन विच रीजन ऑफ द ग्राफ शोन इन द फिगर इज द रेजिस्टेंस नेगेटिव एंड वाई। अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या करेंगे, बोलो तो इसका आंसर करेंगे बी टू सी रीजन में। तो इसका लिखेंगे रीजन BC, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर इंक्रीजिंग V बट I इज डिक्रीजिंग, यही इसका रीजन है। अब मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूं, V बढ़ाने पर I घट रहा है, इसलिए नेगेटिव रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है ना, तो ये आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, इससे बड़ा अच्छा लगता है। मैं नोट्स भी जब बनाता था या अब भी बनाता जब हूं, तो यही सब सिंबल्स यूज करता हूं, तो बिल्कुल झट समझ में आता है। हर आदमी के नोट्स बनाने का अपना एक तरीका होता है, तो आप भी अपने तरीके से बनाइए, कम शब्दों का प्रयोग करके डायग्राम से अपनी भाषा में, हिंदी में, उर्दू में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। साइंस है, साइंस को सीखना है। हिंदी बढ़िया है, इंग्लिश बढ़िया है, उर्दू बढ़िया है, मराठी, गुजराती, बंगाली सब अच्छा है। अब जब नोट्स अपने बनाएं और आगे जैसे फर्दर स्टडी करने जाते हैं, तो मुश्किल ये है कि फिर आपको इंग्लिश किताबें ही ज़्यादा बेहतर मिल पाती हैं। अब ऐसा साइंस में, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा भाई जहाँ चल रहा हो उसमें इंग्लिश इस्तेमाल होती है, तो इसलिए बेटर है कि अगर आप मान लीजिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, या बंगला के हैं, या मराठी के, कहीं के भी आप हैं, गुजराती के हैं, तो उस समय कोशिश ये जरूर रखें कि इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी को पकड़ें, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको किताबें इंग्लिश में ही डील करनी पड़ेंगी। ये थोड़ा सा ऐसा है अभी की सिचुएशन देखते हुए। इट इज बेटर फॉर यू, मैं गाइड कर रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब When ऑपरेटेड 110 वोल्ट पर। अब हमेशा जब 110 वोल्ट पर कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालते हैं, क्योंकि कितने भी पावर पे यूज करो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब तो चेंज नहीं होता, पक्का दोस्त है। तो रेजिस्टेंस के लिए R V² P लगा दीजिए। तो 220 का जो पावर रेटिंग दे रखी है 220, और ये रहा 100 वॉट। अब इसको कैलकुलेट किया तो 484 ओम। ये रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, कितने भी लो वोल्टेज पे इस्तेमाल करें, हाई वोल्टेज पे फूक जाए, लेकिन रेजिस्टेंस यही रहने वाला मोर और लेस। तो पावर कंज्यूम्ड क्या रही है, अब पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब। अब इसको मैं P डैश कर दूं अगर, तो V² R, V डैश स्क्वायर कर देता हूं। V डैश कितना हो गया, 110 वोल्ट का।
110 का स्क्वायर अपॉन 484 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 वॉट। यही आपका आंसर है एंड ऑप्शन इज ए। इस तरह से ये सवाल किया जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर सकते हैं और अगले सवाल की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। अब लिखा है नाइक्रोम, पहचानिएगा ये, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। एंड कॉपर, ये मेटल हो गया, ये रजिस्टर हो गया, मेटल हो गया, ऐसे समझ लें। वायर्स ऑफ सेम लेंथ, एल सेम है, एंड सेम रेडियस, आर सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये मान लीजिए समझ लीजिए नाइक्रोम का है। और ऐसे ही ये नाइक्रोम, ये बगल वाला कॉपर, लेंथ वेंथ सब सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है क्योंकि रेडियस सेम है। करंट आई इज पास, इनसे क्या किया, आई करंट हमने पास की है। विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर, अब आप समझ गए, नाइक्रोम ज्यादा हीट करेगा क्योंकि जो हीटिंग कहानी होती है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आई स्क्वायर आर टी होती है। और इसमें आर का मतलब हो गया रो एल बाई ए, हम जानते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर रो एल अपॉन ए इंटू टी। रो ऑफ निकिल इज क्वाइट हायर देन रो ऑफ कॉपर, तो निकिल नाइक्रोम लिख रहा हूं, नाइक्रोम वायर विल हीट अप मोर due to higher resistivity T, रो इसका ज्यादा है। ये कहानी हो गई। ये बिल्कुल सरल सवाल था और मुझे नहीं लगता आप में से कोई बच्चा गलत करता अगर थोड़ा भी पढ़ रहा है तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चर्चा कर लेते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है इन ए डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली आर। देखिए डीसी में अगर बैटरी ऐसे है और ये रेजिस्टेंस आप ऐसे लगाए हुए हो तो करंट देखिए प्लस से निकलती है और ऐसे जाती है, और अंदर किधर जाएगी, देखिए अंदर ऐसे जाती है, माइनस से प्लस अंदर और प्लस से माइनस बाहर। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया सी, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। पहले क्या लिखा है, द बैटरी आउटसाइड द बैटरी, इनसाइड पहले किधर जा रही है, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, और बाहर पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। आंसर इज सी। आप समझ गए होंगे, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करने का कोशिश करेंगे हम लोग। लिखा ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम प्रोड्यूसेस ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अच्छा, इक्वेशन बन जाएगी। When connected across a resistance of 25 ohm, it produces a current of this one 0.25 ampere. बढ़िया है। Determine EMF and internal resistance, बहुत ही सरल सवाल है। दो इक्वेशन, दो नोड निकालने की चर्चा कर रहा है। तो पहली वाली बात देखते हैं। हमें पता है कि I की वैल्यू होती है इन द सर्किट E अपॉन R प्लस R, हमको आपको पता है। इसके अनुसार करंट पहले में थी 0.5 एम्पियर, ई निकालना है हमको। बाहर का रेजिस्टेंस 12 ओम था, ई आर बचा रह गया। इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0.5 इंटू 12 यानी 6, 0.5 आर बराबर ई। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोला है, यही इक्वेशन यूज करते हुए करंट हो गई 0.25 एम्पियर, आई की जगह 0.25, ई वही है, और रेजिस्टेंस 25 है। 0.25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 6.25, 0.25 आर बराबर ई। ये इक्वेशन नंबर 2। आर और ई निकालना है, पहले से दूसरा, दूसरे से पहला घटा तो ये बड़ा है ना, तो 2 - 1, तो 6.25 में 6 घटाया तो 0.25 बचा। 0.25 में ये माइनस में आ जाएगा, 0.25 आर, ये वैल्यू 0, तो 0.25 इज इक्वल टू 0.25 आर, यानी आर बराबर कितना आ गया, 1 ओम। ये देखिए कितनी जल्दी
ये R आ गया 1 ओम। अब कह रहा है भैया E बता दो, इस R की वैल्यू यहां रख देते हैं फर्स्ट में, तो इसको आप पहले में रख दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस 0.5 इंटू R, इसी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इज इक्वल टू E। तो E कितना हो गया 6 प्लस 0.5 यानी कि 6.5 वोल्ट। ये देखिए ये आंसर आ गया, ये आंसर ये कोई भी दम नहीं था सवाल में, बहुत ही प्यार से कर सकते थे। इसको नोट करें, अगले सवाल का जिक्र करते हैं फटाफट। यहां बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए गिवन रजिस्टर इज अल्टर्ड, अच्छा, सो दैट द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इंक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 9, हीट 9 गुना बढ़ गई। बाई व्हाट फैक्टर डज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, बहुत ही सरल सवाल, अप्लाइड पोटेंशियल कितने से चेंज करोगे, तो इसका ए वाला पार्ट अगर आप पकड़े और आप लिखें H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये हीट का कहानी हो गया। अब यहां पर अगर H बाई टी की बात करें रेट की, तो आप क्या बताएंगे वी स्क्वायर अपॉन R, R किसी के लिए कांस्टेंट है, तो H अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब यहां क्या है कि गिवन हीट जो है वो इंक्रीज कर रही है बाय फैक्टर ऑफ 9, तो गिवन हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड यानी H बाई टी इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 9। अगर ये 9 से कर रही तो v कितना हो जाएगा 3 से, ये देखिए 9 फैक्टर से है ना, यह नया वाला 9H बाई टी हो गया है, तो नया वाला v डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बढ़ेगा आपसे 3 से, 3 फैक्टर से बढ़ जाएगा। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 3, ये आंसर हो गया पहले वाले का। इस तरह से ये ए वाला है कर लिया। बी वाले के लिए अब देखते हैं क्या कहानी है। तो लिखा इन द फिगर शोन, यहां पे कलर भी बदल लेना चाहिए तभी आपको अलग से दिखाई पड़ेगा। तो इन द फिगर शोन एन एमीटर ए, कहां है ये एमीटर, एंड ए रजिस्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स टू द सोर्स, बढ़िया, द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 12 वोल्ट, फिगर में दिख भी रहा है अपने को। हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द वोल्ट मीटर एमीटर रीडिंग, बहुत सरल सवाल। तो देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी, वोल्ट मीटर अक्रॉस इसके लगा है तो अभी हम लोग निकाल देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस इसके 2 ओम अंदर लगा है, टोटल आई निकालो पहले। तो आई निकालने के लिए क्या हुआ, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, तो ई की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, टोटल आर कितना है 2, ये 4 प्लस 2 6, 12 अपॉन 6 यानी 2 एम्पियर की करंट हो गई इसके अंदर। वी कितना है ई माइनस आई आर, ई था 12 वोल्ट माइनस करंट 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, 12 माइनस 4 यानी 8 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ये एमीटर की रीडिंग है 2 एम्पियर और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है 8 वोल्ट। इस तरह से ही कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम लोग। ए सेल ऑफ ईएमएफ ई and internal resistance R is connected across a variable load resistance R. Draw the plots of the terminal voltage V versus R and the current. ये मैं देखिए डायग्राम आपको बना चुका हूं इसी लेक्चर में। तो ये पहला क्या पूछ रहा है V versus R, इसका ग्राफ आपको बना के दिखाया था, याद होगा, ये पूछा जाता है इसलिए दोबारा फिर पिकअप कर लिया। इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये V और ये R। दूसरा इसके बाद क्या था द करंट, ये पहला ग्राफ था ऐसे, दूसरे ग्राफ में क्या था V वर्सेस I, इसका भी ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इस तरह का ग्राफ आपको मिला था, दिस इज V, दिस इज I, इस तरह से ग्राफ आपको मिला था, ये वैल्यू E थी।
तो ये ग्राफ आप इसको प्लॉट कर दीजिएगा बहुत प्रेम पूर्वक। अब ये देखते हैं, इट इज फाउंड दैट व्हेन R इज इक्वल टू 4 ओम द करंट इज 1 एम्पियर and R is increased to 9 ohm, the current increased to 0.5 ampere. Find the values of EMF E and internal resistance R. ये भी बहुत सरल सवाल हो जाता है। तो यहां पर देखिए करने का प्रयास करते हैं। जब R हमारा 4 ओम है, ऊपर से कर लेते हैं, when R is equal to 4 ओम, यही बोला है ना, तो हमारा करंट कितना है 1 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R लिखते हैं। तो I की जगह 1 एम्पियर, E हमको मालूम नहीं है, नीचे हो गया R प्लस 4। तो R प्लस 4 बराबर E। ये ऐसा भी सवाल एक हम लोगों ने अभी किया है। फिर कह रहा है जब 4 ओम है, 9 ओम, R बराबर 9 ओम, देन हमारा I2 कितना है 0.5 एम्पियर की करंट है, या आधी एम्पियर कह दीजिए। तो अब इसमें लगा दीजिए, करंट की जगह 1/2 रखा, E R प्लस 9, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई R प्लस, अब यहीं पे डिवाइड कर दो, हटाओ इसको, पड़े रहने देते हैं या बैलेंस कर लें, तो चलो कर लेते हैं। R प्लस 9 बराबर 2E, ये इक्वेशन नंबर 2। पहले और दूसरे को कर दीजिए डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, या वैल्यू रख दीजिए, कुछ भी कर दे। तो ये R प्लस 4 अपॉन R प्लस 9 E अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2R प्लस 8 बराबर R प्लस 9। R इधर गया और 9 में से 8 गया 1, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। ये आंसर आ गया। E की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू R प्लस 4 फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम, तो R प्लस 4 यानी R की जगह 1 ओम प्लस 4 यानी 5 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल को करने की कोशिश करते हैं। 2 आइडेंटिकल सेल्स, 2 एक जैसे सेल, ईच ऑफ EMF E हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across an external resistance R. What is the current through this resistance? ये देखिए, अगर आपने दोनों को पैरेलल में एक ही जैसे सेल डाल दिए, क्योंकि ये एक जैसे सेल है, यानी E है दोनों का, ये R है, तो E है, तो टोटल सर्किट के लिए E ही रहेगा। अगर E1 E2 अलग अलग होते तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते। आपको ये पता होगा, अगर मान लीजिए ये E1 होता, ये R1, जल्दी से आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए ये E2 होता और ये R2 होता, तो यहां पर EMF जो इक्विवेलेंट आप लिखते हो उसको कैसे लिखते, E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से लिखते। लेकिन क्योंकि दोनों सेम है, अगर इसी फॉर्मूले में दोनों सेम चीजें डाल दें आप, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं, मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, सपोज है नेग्लिजिबल, स्मॉल r पकड़ लेते हैं, तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखिए ER प्लस ER प्लस R प्लस R, तो ये वैल्यू हो गई 2ER अपॉन 2R, R 2E। देखिए यहां से भी वही चीज आ गई। हमारे कहने का यह मतलब था कि अगर दोनों एकदम आइडेंटिकल सेल लगाए गए हैं पैरेलल में, तो नेट रिजल्ट भी E ही बना रहेगा। आप पैरेलल वाले फॉर्मूले से निकालें या ऐसे निकालें, मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। तो यहां पर करंट कितनी रही, I इज इक्वल टू E अपॉन R बेटा, क्योंकि इफेक्टिव E रहा, टोटल E, R था नहीं इनके हिसाब से, वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया, और कैपिटल R बाहर लगाया। तो दिस इज द योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और मैंने कुछ एडिशनल चीजें बताई, जैसे क्वेश्चन में ट्विस्ट हो तो आप ट्विस्ट ना हो, आप शानदार तरीके से कर पाए। चलिए इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है, ए 10 वोल्ट सेल, ये
of negligible internal resistance is connected in parallel across a battery of 200 volt. अच्छा, and internal resistance 38 ohm as shown in the figure. Find the value of current in the conductor. अब यहां पर क्या देखना है आपको कि दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे से भिड़ गई है. ये करंट इधर डालेगा, ये करंट इधर डालेगा, तो नेट ईएमएफ लेना पड़ेगा. तो इसका नेट ईएमएफ क्या हो गया अगर आप बात करें तो नेट ईएमएफ की बात करें तो 190 आ जाएगा. तो नेट ईएमएफ 200 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट 190 वोल्ट. अब करंट V इज इक्वल टू आई आर. तो I की वैल्यू V अपॉन आर. V कितना है 190 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 38, तो वैल्यू कितनी आ गई 5 एम्पियर. बस आंसर आ गया. देखिए बेसिकली आपको पोलैरिटी चेक कर लेनी है. एक साथ है तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे. जो आप समझ भी रहे हैं इसको नोट करिए, अगले की चर्चा करते हैं हम लोग. 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in parallel. Calculate the EMF and internal resistance of the equivalent cell. देखिए वही सवाल हमने बताया था, वैसे ही वैरायटी आ गई. यानी आपके पास जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दे रखा है 0.2 ओम. ये सेल E1 दे रखा है 1.5 वोल्ट. इसके साथ एक और आपने जोड़ रखा है R2 जो कि है 0.3 ओम और इसका E2 है 2 वोल्ट. कैलकुलेट, अच्छा इसको जोड़ मारो, ऐसे ये जोड़ गया. अब इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना. इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं? E1 2 के लिए, बाकी के लिए फिर दूसरा रिलेशन होता है. 2 है तो झट से निकल आता है ऐसे. E1 R1 E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2. और ये दोनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो इसका भी R इक्विवेलेंट कैसे निकल आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. बात खत्म. अब इसको पकड़ लेते हैं. E इक्विवेलेंट E1 यानी 1.5 इंटू पॉइंट, ये यहां पर थोड़ा सा मैं लगता है E1 R2 होता है बेटा यहां पर, और ये E2 R1 होगा. ये पीछे भी जो फॉर्मूला लिखा था वहां भी सही कर लेना. कहां था, ढूंढते ढूंढते परेशान ना हो जाए हम लोग. देखना पड़ेगा, ज्यादा देख के सही कर देता हूं वरना आपको मिलेगा तो ये झटके में चीज ठीक नहीं रहेगी. काफी मैं ध्यान रखता हूं बातों का कि आप तक जो भी चीज पहुंचे वो ठीक जाए, दिख जाए. बहरहाल इसमें कौन से सवाल पे थे और कहाँ का डिस्कशन चल रहा था. तो भैया दिख जाओ, तुम कहाँ चले गए हो, कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे चल. ये है, ये तो यही सवाल है. आए चलिए पीछे बढ़ते हैं थोड़ा सा. देख, ये यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये E1 R2 है और E2 R1 है बेटा. ये सही कर लेना. अब तो बाकी तो सही है. तो E1 R2 प्लस E2 R1 ये फॉर्मूला रखिएगा जो आपको सही करेगा. ये देखिए, तो E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2 यहां फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं. तो ये रहा 1.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस बाजू वाले का यानी 0.3 प्लस फिर 2 इंटू 0.2 अपॉन 0.3 प्लस 0.2. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा. तो 15 3 45 0.45 और 0.4 0.5 ये आ गया 0.85. ये 0.5 मतलब इसका ऊपर वाले का डबल कर दो तो 1.7 वोल्ट. ये पहला आंसर बना. R1 R2 के लिए बात करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0.3 और 0.2 था. तो 0.2 इंटू 0.3
अपॉन 0.2 प्लस 0.3, तो ये वैल्यू हो गई 0.06 अपॉन 0.5, दो डबल कर दो ऊपर वाले को, 0.12 ओम। डबल का मतलब ये 0.5 से डिवाइड है, इसका मतलब ऊपर वाले को डबल कर दो, इसलिए बोल रहा हूं। खैर, इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बड़े अच्छे से इसको भी नोट कर पाए होंगे, ऐसे सवाल आए तो बहुत ही प्यार से इसको हैंडल कर लीजिएगा। लिखा है किरचॉफ फर्स्ट रूल समेशन आई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड रूल समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई। ठीक है, वेयर द सिंबल्स ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग्स आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर सेकेंड रूल, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा बेटा डी। इसको आप जानते होंगे लेकिन किसी भी हालत में मिस मत करिएगा। किरचॉफ का पहला रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ का सेकंड रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हो गया। इसमें आप देख लें एक बार। और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये किरचॉफ लॉ पे बेस्ड सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग और सरल। तो लिखा है यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। ए है ये पॉइंट और डी है ये पॉइंट, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। व्हेन नो करंट फ्लोज इन बी, इस वाले आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर। ठीक है, तो शुरू मान लो यहां से कोई करंट जा रही है, दिस इज वैल्यू, दिस इज आई करंट, इसमें जानी नहीं है, तो यही करंट आई इसमें चली आएगी, यही करंट आई इसमें, यही करंट आई इसमें, यही आई इसमें और यही आई इसमें। बाकी तो आप समझ गए होंगे, सब कहानी आई आई की चल रही है। अब आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो देखिए, पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इस आर की वैल्यू, तो ये R1 भी फंसेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक किरचॉफ लॉ लगाते हैं ऐसे और फिर लगा लेंगे ऐसे। लेट्स सी कहां पहुंचते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो मैं लगा रहा हूं जैसा मैंने बनाया है, लूप कंसीडर, यहीं लिख देता हूं, इधर इधर लिखता हूं, लूप ए एफ ई बी ए। अब मैं जो किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं उसमें जिस तरह मैं साइन लेता हूं लूंगा, हो सकता है आपके टीचर दूसरे तरह साइन लेते हों, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू के इधर रखोगे तो प्लस, इक्वल टू के उधर रखोगे तो माइनस, इतना ही फर्क है। तो घबरा मत जाना, कह रहे सर हम तो आप प्लस ले रहे हो तो माइनस लेते हैं, कोई मतलब उसका नहीं है। देखिए फटा, जिस तरह मैं लेता हूं चुटकियों में आंसर आता है। ए से शुरू कीजिए, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो पोटेंशियल माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई आर 2 इंटू आई, वी इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप। आगे क्या है, प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा, फिर इसी की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल गिर जाएगा 3i, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें कोई करंट थी नहीं, बात खत्म। लेकिन ये सेल है, प्लस की तरफ आप जा रहे हैं, 3 वोल्ट जाएगा बढ़, फिर आप इधर पहुंचे 6 वोल्ट जाएगा बढ़ और बराबर 0 आ गया। इससे हमें लग रहा है हमको मिल जाएगी करंट। कैसे मिल जाएगी, देखिए 2 और 3 ये मिला 5 और 6 3 9 1 10, तो I बराबर 5 इधर 10/5 यानी 2 एम्पियर। हमको 2 एम्पियर की वैल्यू मिल गई करंट की। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर। अब ये लूप ले लीजिए, अगला कलर चेंज कर लेना चाह रहा हूं, तो अब अगला लूप ले लेता हूं, लूप BE DCB। तो B से इधर चले तो इसमें तो कोई करंट है नहीं, माइनस टर्मिनल है तो -3 वोल्ट, इसमें कोई करंट नहीं, बात खत्म। इधर कुछ है नहीं, इधर जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ चल रहे हो, ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल, तो माइनस करंट I निकाल चुके हो 2 एम्पियर, तो 2 इंटू आर। इधर देखिए प्लस की तरफ जा रहे हो तो +4। अब यहां से देखिए -2r + 1 बराबर 0, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/0.5 ओम
या आधा ओम, जहां जैसा यूज करना हो। बहरहाल हमने आर निकाल लिया है। अब पोटेंशियल निकालना है ए और डी तक। देखिए कैसे निकालते हैं, और कोई भी सवाल आ जाए, बोर्ड का हो, जेई, कुछ भी कहीं का हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, सबसे निकल आता है ये। अब हम ए से चलेंगे। देखिए ए से हमें डी पहुंचना, ये रास्ता पकड़ रहे हैं। आप कोई रास्ता, आप ये रास्ता भी पकड़ सकते हैं, आप ये रास्ता भी पकड़ सकते हैं, कहीं से जाएंगे, आंसर विल बी सेम। मैं यहां रिसर्च नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूं, ए बी सी डी। तो फॉलोइंग द पाथ लिख दूं, जैसे आप कंफ्यूज ना करो, ए टू बी टू सी टू डी। तो VA मान लीजिए पोटेंशियल ए पॉइंट का है, आगे चले माइनस टर्मिनल से तो -6 वोल्ट, फिर आप आगे चले तो -4 वोल्ट। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई 2 एम्पियर और आर भी निकाल चुके हैं आधा, तो 2 इंटू आधा प्लस का। और अब आप पहुंच गए VD पर, ये देखिए। तो इससे देखिए वैल्यू क्या बनी, ये आ गया 1 और 6 -10 + 1, तो VA -10 + 1 इज इक्वल टू VD, यानी VA -9 इज इक्वल टू VD, यानी VA - VD कितना रहा, दैट इज 9 वोल्ट्स। ये आपका देखिए आंसर आ गया। इस तरह कोई भी सवाल आ जाए, आपका हर सवाल सही होगा। मैंने प्रॉपर तरीके से हर चीज करके आपको दिखा दी है। जैसे आप इसको अच्छे, मैंने 3 स्टेप लिख दिए, जैसे आप देखें तो समझ पाए कहां से खेल शुरू हुआ है। इसको शांति से नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अब इस सवाल में स्टेट किरचॉफ रूल, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड। अब ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप कर मारिएगा। एक तो रूल होता है वही, जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जंक्शन पे जाने वाली करंट। ये I1 अगर है और ये I2 है, ये I3 है, तो समेशन I इज इक्वल टू 0 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होती है। और बाकी सर्किट बना देंगे, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ये पहला रूल, ये दूसरा रूल। तो ये किरचॉफ लॉ को पसंद करके रखिए, मतलब याद करके रखिए, वो आप मेंशन कर देंगे। इसमें कुछ समझाने का मतलब आपको पढ़ाना हो जाएगा, तो आप ये बात पकड़ पा रहे होंगे। इसको भी एक बार दर्शन कर लीजिए। चलिए एक सवाल और किरचॉफ लॉ का लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि थोड़ी प्रैक्टिस बन जावे, या जो भी सिचुएशन है। यूजिंग किरचॉफ रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द, करंट निकालनी है 40 वोल्ट, 40 ओम, कहां है ये, एंड 20 ओम, ये इन दोनों में जाने वाली करंट निकालनी है इन द फॉलोइंग सर्किट। तो आप कहीं से करंट स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप यहां से 40 वोल्ट से करंट निकाल रहे हैं, यहां से मान लो I2 निकाले तो ये I2 आ गई, और यहां से निकाले तो ये मान लो I1 आ गई। तो यहां से आप यहां से तो ये I1 जाएगी ही जाएगी, ये I1 आई है तो I1 जाएगी, इसमें ये I2 ऐसे, ये तो इसमें I1 - I2 हो जाएगी करंट। ये देखिए I2 इधर से जा रही है, I1 इधर से, तो I1 - I2 हो गई, और इसमें तो I2 थी ही जो हम और आप समझ पा रहे थे। लूप का भी डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, मेरी आदत पड़ी हुई है एंटी क्लॉकवाइज लेने की, तो मैं ऐसे ही लेता हूं। बाकी लूप आप जानते ही हैं कैसे भी ले सकते हैं। अब अप्लाइंग KVL इन द लूप, तो मैं अप्लाइंग नहीं लिख रहा हूं, वो सब आप लिख लेंगे। क्लोज लूप आपने लिया, जो कि हो जाएगा A B C D A B C D A। अब लिखना शुरू की, A से चलिए, +80 वोल्ट। अब आप जैसे मैं प्लस लिखता हूं, आपके टीचर हो सकता है इसको माइनस लिखते हो, तो उससे घबराना नहीं है। मैं जिस तरह करता हूं उससे चुटकियों में होता, कभी गलती नहीं हो सकती पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में भी। ये मैंने रिसर्च करके एकदम ढूंढ ढांड के ठोक बजा के रखा हुआ है। हो सकता है आपका टीचर बताए कि प्लस चल रहे हैं, या कोई बुक पढ़े तो उसमें माइनस लिखा हो, घबराना नहीं, उससे सब कुछ सेम आएगा भी, देखिएगा आपको। तो ये मैं प्लस प्लेट की तरफ चल रहा हूं 80 वोल्ट, जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस हो जाएगा, -20 I1। BC में कुछ नहीं था, इसमें आ गए, अपोजिट करंट चल रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, तो +40
I1 माइनस I2, यहां कुछ नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, ये रहा 80, 20 इधर से मिला, 40 इधर से, तो प्लस 20 आता दिख रहा है, और 40 माइनस का ये माइनस 60 आता दिख रहा है। अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो 4 प्लस I1 माइनस 3, कहीं पे I2 लिखना था, यहां लिखना था, और ये रहा आपको, ये देखिए 40 और 20 60, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3I2, 20 3 60 बराबर 0। क्या ये 40 में से गया 20, तो I1 माइनस 3I2, I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -4 आ रहा है। इस तरह से पहली इक्वेशन आ गई। तो बेटा यहां पर एक चीज ठीक करनी होगी, ये देखिए मैंने I1 को बड़ा माना है और करंट की डायरेक्शन ऐसे बना दी है, I1 बड़ा होगा I2 से, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। तो मैं इसको यहां पर ठीक करने की कोशिश करता हूं और उसी हिसाब से इक्वेशन बदल जाएंगी। ये देखिए ऐसी डायरेक्शन बनेगी इससे, है ना। अब यहां पे ग्रीन कलर लेता हूं और यहां पर देखिए जिस डायरेक्शन में आप आ रहे थे, मैं इसको रबी कर देता हूं जैसे कंफ्यूजन कम से कम हो, इतनी बात पकड़ते हैं। तो देखिए यहां से +80 हो गया, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में -20 आई, यहां पर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगेन माइनस, तो -40 I1 माइनस I2, और ये वैल्यू हो गई 0। ये पहुंच गया आप। अब देखिए कैलकुलेट करके, ये देखिए आ गया 80 -20 I1 -40 I1 और +40 I2 बराबर 0। अब देखिए कितनी कितनी ये हो जाएगी, 80 -60 I1 +40 I2 बराबर 0। अगर अब मैं 20 से डिवाइड भी कर दूं तो ये वैल्यू आ गई 4, 3 I1, और ये बचा 20 से डिवाइड तो 2 I2 बराबर 0। अब इसको अगर 4 को इधर ले जाओ तो -3 I1 +2 I2 बराबर -4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 I1 -2 I2 इज इक्वल टू 4। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 मैं यहां कर रहा हूं, कलर बदल लेता हूं। अब ले लीजिए क्लोज लूप और DCFED शुरू करें तो यहां पर जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो +40 I1 माइनस I2, यहां कुछ नहीं है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो -10 उसी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, यहां पर +40, फिर वापस D पर पहुंच गया, मतलब 0। बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 40 I1 -40 I2 -10 I2 +40 बराबर 0। इसको लिखा आपने 40 I1 -50 I2 +40 बराबर 0। 10 से डिवाइड कर दीजिए, 4 I1 -5 I2 +4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, 4 I1 -5 I2 बराबर -4। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब पहली और दूसरी को सॉल्व करना है बस। तो सीधे कुछ कट रहा हो तो काट लें, सीधे कटता तो दिख नहीं रहा है, वैल्यू रख दें तो वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए हम वैल्यू रख के निकाल देते हैं, वाइट ले लेते हैं। यहां से मैं I2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो I2 कितना आ जाएगा, 3 I1 -4 अपॉन 2, I2 इधर 4 इधर, तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, ऐसे बना देता हूं, समझ जाएंगे आप। तो 4 I1 -5 और I2 की जगह आ गया 3 I1 -4 अपॉन 2 बराबर -4। ये देखिए वैल्यू है, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, 3 I1 -4 अपॉन 2, और ये वैल्यू यहां पर
I2 की जगह मैंने पुट कर दी है। अब ये देखिए एलसीएम लिया 2, तो ये आ गया 8I1 माइनस 15I1 माइनस 20, और 2 इधर चला गया तो -8। अब देखिए I1 कितना आएगा यहाँ पर, अगर आप देखें बेटा, तो ये हो गया आपका 7I1 माइनस में 20 इधर जाएगा तो 20 माइनस 8, यानी ये आ गया 12, 20 और ये 2 था 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो यहां पर गया है तो -28 आ गया। तो I1 यहां कितना आ रहा है, 4 एम्पियर देखिए, और इस I1 को यहां पुट कर दीजिए तो I2 कितना आ रहा है, 3 इंटू 4 माइनस 4/2, 12 में से 8 गए, 12 में से 4 गए 8, और 4 एम्पियर इसका भी आ गया। तो I1 I2 की वैल्यू 4 एम्पियर आ रही है। अब हमें निकालना क्या था इसमें करंट, तो वी वांट करंट इन 40 ओम, ये थी I1 माइनस I2, तो इसमें तो करंट आ जाएगी 0 बेटा, क्योंकि 4 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर बराबर 0, तो एक तो आंसर मिल गया, इसमें 0 करंट है। दूसरा कह रहा है कि 20 वाले में निकालो, इसमें I1 करंट थी, तो करंट इन 20 ओम विच इज I1, और ये रहा 4 एम्पियर। तो ये आपका देखिए आंसर निकल आया है। इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं होगी, थोड़ी सावधानी रखने वाली बात है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे हम लोग। तो ये मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉज करके ध्यान से नोट कर लीजिए। लिखा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क टू द रजिस्टर शोन इन द फिगर। ध्यान रखिएगा, ऐसे जब नेटवर्क आते हैं तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह होते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, इसके जो पॉइंट है इसको खींच के ऐसे खींच दीजिए, इसको और इसको, तो ये देखिए कैसे बन जाएगा। ए से यहां से बनाया, ए से बी एक आर्म है, ए से लेकर डी एक आर्म है। ये कितने की थी, ये 1 ओम की थी, ए से डी के बीच में 2 ओम की थी। फिर बी से लेकर सी एक आर्म है, वो है आपकी 2 ओम की, और डी से सी एक आर्म है, ये है 4 ओम की, और बीडी के अंदर 5 ओम है। ये देखिए आपको अब दिख गया होगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसके बाहर 4 वोल्ट की बैटरी हम लगा के बैठे हैं। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बैलेंस है, इसको आप P लेते हैं, इसको Q लेते हैं, इसको R लेते हैं, और इसको S लेते हैं। तो अगर P/Q इज इक्वल टू R/S, ऐसे लिखो, या कई लोग ऐसे लिखते हैं P/R इज इक्वल टू Q/S, बात वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो P/Q कितना रहा, 1/2, और R/S क्या रहा, 2/4, जो कि कट के 1/2 ही आ गया। दैट इज ट्रू, यानी ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में आप जानते हैं कि ये जो आर्म, ये बीच वाली जो ब्रिज है, ये हमारा किसी काम का नहीं रहा। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में ये कितना आ गया इन दोनों का, दैट इज 3 ओम सीरीज में है। नीचे वाला कितना आ गया, 2 + 2 6 ओम, और बैटरी 4 वोल्ट की लगा रखे हैं, काम खत्म, ये दोनों पैरेलल में है। तो आरपी कितना हुआ, 3 × 6/3 + 6 18/9, 2 एम्पियर, 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट कितनी, करंट निकालनी है तो V/R इक्विवेलेंट, V है आपका 4 वोल्ट और R इक्विवेलेंट 2 था, तो वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर आपका रिजल्ट आ गया या आंसर आ गया। इस तरह से सवाल होंगे जब भी ये फिगर बहुत दी जाती है, तो इसको झट से पहले ये जांच लीजिएगा कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ना हो। शायद मैंने एक सवाल और लिया है, अभी आपको दिखाते हैं, जिससे ये चीजें को पकड़ने में आसानी रहे। तो आप ये नोट कर पाए होंगे। ये क्वेश्चन भी आप जैसे ही ऐसा फिगर देखें, इस फिगर को दिमाग में रख ले,
ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसी सिचुएशन है, फिर वैसे ही बना लीजिए। ए से शुरू करिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अलग से बनाना भी नहीं पड़ेगा, यही चेक कर लेंगे ब्रिज है। दिस अपॉन दिस बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, 5/10, 10/20 हो गया बैलेंस्ड। तो मैं बना रहा हूं फिर भी आपको समझा रहा हूं, इसलिए ए से शुरू किया और सी तक गए। ये सी हो गई आर्म, इसमें कितना है 10 ओम। और ए से बी तक गए, ये हो गया 5 ओम। फिर देखिए बी से गए डी तक 10 ओम। फिर सी से डी तक 20 ओम और बी और सी के बीच में 10 ओम। आपको दिख गया होगा। अब यहां पर देखिए अगेन जो बातचीत हम लोग करते रहे हैं, इसको आप P ले लेंगे, इसको Q ले लेंगे, इसको R ले लेंगे, इसको S ले लेंगे। और ये आपने क्या किया, P/Q = R/S को टेस्ट किया। P/Q हो गया 10/20 और R/Q कितना 5/10। तो ये देखिए दोनों कितने हो गए, 1/2 = 1/2, दैट इज ट्रू। तो ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस्ड है तो ये बीच का हिस्सा गया काम से, अगर गया काम से तो ये जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 और 10 30 ओम। नीचे वाला कितना हो गया 5 और 10 15 ओम। और बैटरी लगी है 5 वोल्ट की। आर पैरेलल या आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 R2 30 × 15/30 + 15 450/45। तो वैल्यू आ गई 10 ओम आ गया। ये V कितना है, V I निकालना है। I = V/R इक्विवेलेंट। V है 5 वोल्ट, R इक्विवेलेंट है 10, वैल्यू 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से सवाल देखिए कितने बढ़िया तरीके से हो जाता है। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लें आप, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है बच्चों आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अरविंद सर की मेहनत पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, फिजिक्स के टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए जो कि सरल भाषा में हो, आप अरविंद एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक्स आसान हो जाए, तो आप अरविंद सर के साथ यानी अरविंद एकेडमी पे जरूर जुड़ जाइए। सॉलिड कंटेंट आपको मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि ये जो PYQ थे बहुत ट्रेमेंडस हेल्प करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपके मोटिवेशनल कमेंट मुझे मिलेंगे जो मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी मेहनत आपके लिए है, आपको जीवन में सफलता मिले, आप शानदार नंबर लाएं, अपने कैरियर को बनाएं। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक टू यू, बाय बेटा।